आज के वीडियो में हम संविधान पर चर्चा एक सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, संविधान पर चर्चा। तो ऐसे ही मैंने एक प्रियम्बल का वीडियो बनाया हुआ था। आगे इस सीरीज में मैं एक और वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ संविधान पर चर्चा के ऊपर। तो मैं आज भाग 2 के ऊपर बात करूंगा, इंडियन सिटीजनशिप के ऊपर। और भाग 1 भारतीय संविधान का स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, तो वो हम किसी और दिन बात करेंगे उसकी। तो हम देखते हैं कि जो नागरिक होते हैं किसी भी देश के, वो कौन होते हैं। तो नागरिकता की परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि एन इंडिविजुअल जो किसी भी कंट्री की फुल मेंबरशिप इंजॉय करता है और उस कंट्री में जितने भी राइट्स रहते हैं उन सारे राइट्स को वो इंजॉय करता है, उसे मिलते हैं। तो इंडिया में भी सिटीजनशिप को लेके ऐसा एक नियम है, एक पूरा पार्टी है भाग 2। और इंडियन सिटीजनशिप में कुछ स्पेशल राइट्स भी हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। तो वो राइट्स कौन से हैं, एक बार हम उन पे नजर मारते हैं। भाग 3 भारतीय संविधान का है। उसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, मूल अधिकारों का। उसमें एक राइट है आर्टिकल 15, समानता का अधिकार आप कह सकते हैं, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। और इसके बाद आप आर्टिकल 16 जिसके अंदर कुछ सब क्लॉसेस है 5 से 6, उसमें रिजर्वेशन भी है। तो ये जो राइट्स आप देख रहे हैं आर्टिकल 16 में, ये भी सिर्फ भारतीय लोगों को ही है। इसके बाद फंडामेंटल राइट का एक और आर्टिकल है 19, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू प्रेस, और आप कह सकते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो राइट है ये भी भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। ऐसे ही 29 और 30 जो कुछ कल्चरल राइट्स होते हैं, ये भी सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यानी इंडियन सिटीजन्स को ही दिए गए हैं। इसके बाद एक राइट और आता है आर्टिकल 326 में, इसका जिक्र है। आप सभी लोग 326 कभी ना कभी सुने होंगे। ये आर्टिकल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, जो 18 साल में जो आप मतदान करते हो, उसका मताधिकार का जो अधिकार है वो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त है। अब भारतीय संविधान में नागरिकता के विषय में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय संविधान में नागरिकता के विषय में बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें नहीं लिखी हुई है। नागरिकता के विषय में केवल वही उस समय संविधान निर्माणकर्ताओं ने लिखा है कि कौन इंडिया का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब भारत का संविधान कमेंसमेंट हो रहा था, मतलब लागू हो रहा था, कमेंस हो रहा था, उस समय कौन भारत का नागरिक रहेगा, केवल इसी का जिक्र है संविधान में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन रह सकता है भारत में, किसको नागरिकता मिलेगी भारत में कमेंसमेंट के टाइम में, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, और फिर क्या उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा। एक आर्टिकल है आर्टिकल 11, उस पर संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया, शक्ति दे दी पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट तुम ही अब इस पे नियम बनाओगे। तो पार्लियामेंट में 1955 में एक एक्ट पास हुआ, उसका नाम था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। उसके हिसाब से हमारे भारत की नागरिकता चलती है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। तो समय है 26 जनवरी 1950 का, संविधान लागू होने वाला है। मुझे, यदि आप और मैं होते उस समय, तो हमें भी नागरिकता मिलती। तो नागरिकता कैसे मिलती है मैं बताता हूँ। कैसे मिलती या कैसे मिलती है, ये दोनों ही चीज हम देखेंगे। तो 5 तरीके हैं जिनसे नागरिकता मिल सकती है। पहली है बाई बर्थ, जन्म से, बाई डिसेंट, वंश के अनुसार, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन से मिलती है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने पे, और उसके बाद नेचुरलाइजेशन से मिलती है, मतलब प्रकृतिकरण से, और एक और मिलती है किसी टेरिटरी को कोई इंडिया अक्वायर कर लेता है तो फिर मिल जाती है नागरिकता। तो ये 5 तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा, बर्थ वाला। तो 2 पॉलिटिकल फिनोमिनन चलते हैं, जस सोली और जस सेंगविन, JSU वाला जस सोली और जस सेंगविन, ये 2 फिनोमिनन चलते हैं। तो जस सोली का मतलब होता है बाई बर्थ, जन्म से। इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। तो जब भारत में एक देश भारत पूरा बन रहा था, हम एक पूर्ण स्वराज ले रहे थे, हम एकदम सोवरेन हो रहे थे उस समय। तो उस समय जरूरी था ये देखना कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी वर्णित है। दैट दोस प्रोविजंस आर एग्जैक्टली रिटन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वही उसमें लिखा है। उसके बाद सब पार्लियामेंट इसमें लॉ बनाती रहती है आर्टिकल 11 के हिसाब से। तो क्या लिखा है मैं बताता हूँ। 26 जनवरी 1950 या इसके बाद और 1 जुलाई 1987 या इसके पहले यदि कोई भारत में जन्म लेता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त करने के लायक है, वो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, रिस्पेक्टिव ऑफ
सिटीजनशिप ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास या नहीं है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, उस इंसान को तो मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, फिर आगे के टाइम पीरियड में क्या होता है। 1987 के बाद से एक और पार्लियामेंट इसमें कुछ कारस्तानी करती है और कहती है कि अब ऐसा नहीं करेंगे। अब इंडियन सिटीजनशिप उसको ही मिलेगी बाय बर्थ से जो 1987 के बाद होंगे। उनको बाय बर्थ सिटीजनशिप तब मिलेगी जब या तो उनके माता या उनके पिता, मतलब कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए उनके पास, तो मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि 2003 दिसंबर तक के चलता है, 3 दिसंबर 2003 तक। और इसके बाद क्या होता है, एक और लॉ इनेक्ट होता है और उसके हिसाब से बोलते हैं कि नहीं, अब हम ऐसा भी नहीं करेंगे, अब दोनों ही पेरेंट्स इंडिया के सिटीजनशिप उनके पास होनी चाहिए, दोनों पेरेंट्स के पास, तब ही हम बच्चे को या बाय बर्थ से किसी को सिटीजनशिप देंगे। तो ये पूरा एक इतिहास इंडियन सिटीजनशिप का बाय बर्थ कैसे मिलती है, ऐसा था, मैंने आपको बता दिया। अब जस्ट सोली का प्रिंसिपल ऐसा था और इसके हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो ये है। अब इसके बाद जस्ट सेंग्विन का प्रिंसिपल क्या है, बाय डिसेंट, मतलब आपका जो वंशानुगत कैसे मिलती है नागरिकता, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जानते हैं कि वंशानुगत नागरिकता किसको मिलती है। वंशानुगत नागरिकता केवल उन्हीं को मिलती है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के बाहर वो होते हैं और उन्हें फिर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए होती है, तो वंशानुगत नागरिकता उनको मिलती है। वंशानुगत नागरिकता के लिए क्या प्रोविजंस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वही डेट है 26 जनवरी 1950। इस समय जो वंशानुगत नागरिकता को प्राप्त करना था काफी टफ था। काफी टफ इसलिए था क्योंकि इस समय जो पेरेंट्स हैं वो रह रहे हैं बाहर और किसी चाइल्ड को वंशानुगत के हिसाब से नागरिकता इंडिया की चाहिए, तो उन दोनों को ही इंडियन सिटीजन होना पड़ता था। मतलब बहुत पेरेंट आर इंडियन और हैव इंडियन सिटीजनशिप, तो हम वंशानुगत नागरिकता चाइल्ड को दे देंगे, ऐसा पहले चलता था। अब ये 10 दिसंबर 1992 तक चला और 1992 के बाद एक और लॉ आया और उस लॉ के हिसाब से इसको थोड़ा रिलैक्स किया गया। अब इसको रिलैक्स ऐसे किया गया कि चलो ठीक है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब या तो माँ होना चाहिए या पिता होना चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, तो हम वंशानुगत नागरिकता दे देंगे। ये चलता रहा। अब ये 2003 तक चलता, 2004 तक चलता रहा, दिसंबर 3 तक। अब 2004 दिसंबर 3 तक ही चलता रहा और उसके बाद एक और नया लॉ इनेक्ट हुआ और इस लॉ के हिसाब से बताया गया कि वंशानुगत नागरिकता अब मिलेगी और इरिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स तो नहीं मिलेगी, पर कोई एक पेरेंट सिटीजनशिप इंडिया की उनके पास होनी चाहिए तो मिल जाएगी। पर इसमें एक कंडीशन उन्होंने और जोड़ दी, मतलब रिलैक्स्ड विद कंडीशन, ऐसा आप कह सकते हैं कि इसमें एक और कंडीशन उन्होंने जोड़ी। कंडीशन ये थी कि अब वंशानुगत नागरिकता तब मिलेगी जब कोई एक पेरेंट होना चाहिए इंडियन सिटीजनशिप और उन्हें बच्चे के होने के 1 साल के भीतर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो भी आपका इंडियन डिपार्टमेंट है नागरिकता का उस पर, तो मिल जाएगी। और उसके साथ जो एक वर्ड और इन्होंने यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट करके वर्णित किया। तो इलीगल माइग्रेंट का मतलब होता है कि जिसके पास नागरिकता नहीं है और कोई वीजा पासपोर्ट वीजा भी नहीं है और वो रह रहा है बस यहाँ पे इलीगल तरीके से, तो उसको इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं। तो उस समय पेरेंट में से कोई एक भी पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो वंशानुगत नागरिकता मिल जाएगी। अब तीसरे इसी क्रम में तीसरे जो नागरिकता को हम कैसे पा सकते हैं इस पर विचार करते हैं। तो जो थर्ड टाइप है वो टेरिटरी, जब इंडिया कोई टेरिटरी को एक्वायर करता है, मिलाता है अपने में, तो वहां के जो सिटीजन होते हैं वो इंडियन सिटीजनशिप एडॉप्ट कर सकते हैं। ये तीसरा सिर्फ इतना ही है, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, बहुत सिंपल सा है इसका। अब जो चौथा है बाय रजिस्ट्रेशन, तो बाय रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, बाय रजिस्ट्रेशन सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन से कौन कौन इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब आपको भारत में आके जो सिटीजनशिप डिपार्टमेंट है जो भी है
वहां पर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि हाँ अब हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन ले सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो वो लोग जो किसी कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर्स हैं, वो देश जो कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर्स हैं उनके सिटीजन वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके साथ किसी फॉरेनर ने किसी इंडियन से मैरी कर लिया, वैवाहिक संबंध उसके हैं, तो वो लोग भी करवा सकते हैं। और उसके साथ माइनर चाइल्ड ऑफ पेरेंट, मतलब किसी पेरेंट का माइनर चाइल्ड है तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ओसीआई ऑफ इंडिया, मतलब ओसीआई इंडिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं ये ओसीआई। तो ये लोग भी चाहे तो वापस से इंडियन सिटीजन ले सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन का मतलब होता है कि पहले कभी रहा करते थे इंडिया में, अब नहीं रहते हैं, तो ये लोग भी चाहे तो ये ले सकते हैं। तो इतने लोग तो ले सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप। अब इसका क्या रजिस्ट्रेशन का क्या दायरा है, क्या इसके पैमाने हैं, वो अपन देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। अब 7 साल तक कैसे रहना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। 7 साल तक रहने के लिए जो समय अवधि है 9 साल की है, मतलब 9 साल के भीतर भीतर आपको भारत में रहना है। कैसे रहना है मैं बताता हूँ। 9 साल में इसके दो अपन हिस्से करते हैं 9 साल के। पहले 8 साल जो होंगे, पहले 8 साल में 7 साल तो, पहले 8 साल में 6 साल तो किसी व्यक्ति को जिसको रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त करनी है, 6 साल तो उसको 8 साल में रहना ही है। मतलब 2 साल वो बाहर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर 6 साल तो वो रहना ही है उसको इंडिया में। और वो 6 साल पूरे कर लेता है तो जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री करवाने डिपार्टमेंट में जाता है, उस तारीख से 1 साल पहले तक उसको रेगुलर कॉन्टिन्यूअसली इंडिया में रहना है। मतलब टोटल 9 साल में 8 साल में से 6 साल रहना है और 1 साल कॉन्टिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन डेट के पहले से इंडिया में रहना है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये आपका नागरिकता का जो रजिस्ट्रेशन वाला फंडा है वो यहाँ से होता है खत्म। अब रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो 3 जो मैंने आपको अभी तक बताया सिटीजनशिप की जो प्रकार हैं, जो टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप है, इनको आप नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप कह सकते हैं। और एक नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप कैसे मिलती है वो एक अलग मैटर है। ये जो है रजिस्ट्रेशन वाला, इसमें कुछ स्पेसिफिक लोग ही सिटीजनशिप ले सकते हैं। जैसे कि कॉमनवेल्थ नेशन में रह रहा है कोई तो वो ले सकता है, किसी का माइनर चाइल्ड हो और वो कोई पेरेंट हो जो इंडियन पेरेंट हो बाहर रहते हो तो वो ले सकते हैं। और किसी ने फॉरेनर ने किसी यहाँ से वैवाहिक संबंध मैरिजुअल रिलेशनशिप यदि किसी के हो तो वो कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। अब किसी और को भी करना है, मतलब भारतीय नागरिकता प्राप्त किसी और को भी करनी है, कोई फॉरेनर को करनी है, कोई भी कॉमनवेल्थ नेशन का नहीं होगा वो और उसको लेना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप नेचुरलाइजेशन वाली पद्धति में, नेचुरलाइजेशन की मेथड में जाएंगे। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको नेचुरलाइजेशन में टोटल 12 साल रहना है। मतलब भारत में ये कोई भी कर सकता है, यदि कोई फॉरेनर है वो 12 साल से भारत में रह रहा है और उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो वो ले सकता है। पर वो कैसे रह रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि 12 साल उसको रहना है कम से कम। तो जैसे पर्सन एक्स है, पर्सन एक्स की इच्छा है कि वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो पर्सन एक्स को नेचुरलाइजेशन से लेना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमनवेल्थ नेशन के नहीं है। पर्सन एक्स कभी इंडिया नहीं आए तो फिर मैरिजुअल रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकते, और जब शादी नहीं हुई तो उनका बच्चा तो होगा ही नहीं। तो पर्सन एक्स ऐसे इंसान है जिसको नेचुरलाइजेशन की पद्धति से ही, मेथड से ही आप नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, पर्सन एक्स पहले आएंगे, आगे पहले ये 12 साल तक, आगे पहले ये इन्हें 12 साल तक रहना पड़ेगा। 12 साल में कैसे रहेंगे मैं ये बताता हूँ। 12 साल में इन्हें 11 साल तो रहना पड़ेगा पर छोड़ छोड़ के, मतलब इसकी टोटल समय अवधि 12 साल रहना, उसमें 14 साल में आपको 11 साल रहना है और 1 साल जो डेट ऑफ आपकी जो डेट है नेचुरलाइजेशन की, रजिस्ट्रेशन की, उससे 1 साल पहले तक पूरा कॉन्सिक्यूटिवली रहना है। मतलब कि 14 साल में 11 साल रहना है और 1 साल आपको कॉन्सिक्यूटिवली इंडिया में बिना कहीं बाहर जाए रहना है यहीं पे। तो यदि ऐसा आप करते हैं तो
तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय नागरिकता जा कैसे सकती है। मतलब हमने ये तो देख लिया कि आ कैसे सकती है, हम इसे ले कैसे सकते हैं, अब ये जा कैसे सकती है, मतलब खत्म कैसे हो सकती है। तो पहला तो रिनंसिएशन होता है, मतलब आप अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन देंगे गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको स्वीकार कर भी सकती है और इसे डिनाई भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, वो डिनाई भी कर सकती है। दूसरा जो है टर्मिनेशन का होता है। टर्मिनेशन में ऐसा होता है कि आपने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली, अब बाहर रह रहे हो, साथ में इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ भी नहीं रहे हो, तो आपको जो आपकी सिटीजनशिप है बाय लॉ टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कानून उसे टर्मिनेट कर देगा, निरस्त कर देगा। तीसरे मैंने कह दिया कि पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली और इंडिया में भी आपकी सिटीजनशिप है, मतलब आप दोनों देश के नागरिक हो गए, तो इसका मतलब दोहरी नागरिकता होता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा, दोहरी नागरिकता का जो वास्तविक मतलब है वो ऐसा नहीं होता। दोहरी नागरिकता मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ। दोहरी नागरिकता उन देशों में चलती है जहां फेडरल स्ट्रक्चर होता है, धूमधाम से फेडरेशन वहां पे चलता है, ऐसी देशों में दोहरी नागरिकता का मतलब होता है। तो दोहरी नागरिकता में क्या होता है, जैसे अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका में जो नागरिक हैं वो अमेरिका के भी नागरिक है, और अमेरिका में जिस राज्य में वो रहते हैं उसके भी नागरिक है। मतलब आपको दोहरी नागरिकता से सीधे से ये समझना है कि आप एक राज्य जिसमें आप रह रहे हैं, साथ में एक देश जिसमें आप रह रहे हैं, दोनों की आपको साथ में नागरिकता मिलती है। मतलब एक राज्य में जो पर्टिकुलर राइट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, और उस राज्य के जो संघ है, मतलब जो फेडरेशन है, वहां के भी जो आपको राइट्स है वो मिल रहे हैं। तो ये दोहरी नागरिकता है कि आप एक ही टाइम में एक राज्य जहां आप रहते हो और एक देश जहां आप रहते हो वहां के नागरिक हो, और दोनों की नागरिकताएं अलग अलग है। अमेरिका में हर राज्य की अलग नागरिकता है और वो एक देश की नागरिक तो है, तो ये दोहरी नागरिकता है। पाकिस्तान का भी नागरिक हूँ और इंडिया का भी नागरिक हूँ, ये दोहरी नागरिकता नहीं है, ये गलत बात है। दोहरी नागरिकता आशा करता हूँ कि समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे डेप्रिवेशन की। इससे कैसे नागरिकता जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब आप अनलॉफुल तरीके से नागरिकता ले लेते हो इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको टर्मिनेट कर देती है। और जब आप किसी ऐसी कंट्री से संबंध बनाते हो जिस जो भारत की इनेमी कंट्री है बाढ़ के समय में, तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है। आप इंडिया के में कुछ काम करते हो जो देशद्रोह से रिलेटेड है, तो मतलब फॉल्सिफिकेशन आप बहुत ज्यादा कर देते हो, आप किसी टेररिस्ट ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए, आप इंडिया के हो, तो इंडिया आपकी जो सिटीजनशिप है उसको खारिज कर सकता है, डेप्रीवेट कर सकता है, डेप्रीवेशन बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आपकी नागरिकता जा सकती है, और कैसे आपको मिल सकती है वो मैंने आपको बता दिया। भारत के नागरिक कौन है वो मैंने बता दिया, और नागरिक एक्चुअल में कौन होते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब अगले पार्ट में हम या तो FR मतलब फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर लेंगे, या हम जो पार्ट 1 भाग 1 जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ जब हम भाग 1 को डिस्कस करेंगे तो इसके पहले की जो थोड़ी सी थ्योरी है कि उस समय 1950 में 26 जनवरी से पहले क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें हम कर लेंगे। और एक दिन की चर्चा में हम डिस्कस कर लेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना और कौन क्या थे इसमें, और बहुत मतलब उसमें अच्छी अच्छी चीजें जो आपको रोचक जो चीजें हैं जो आपको सुनने में अच्छी लगेगी, मुझे बताने में अच्छी लगेगी, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।